So the third type of the biomolecules are carbohydrates और इन कार्बोहाइड्रेट्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं या इनके मोनोमर्स क्या हैं, मोनोसेक्राइड। और यहाँ पे इस लेक्चर में हम किसी एक पर्टिकुलर मोनोसेक्राइड का स्ट्रक्चर लेके सिर्फ उन ग्रुप्स को देखने लगे हैं जिनके दरमियान बॉन्ड बनेगा और जिनकी वजह से जो है वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा। अगर यहाँ पे मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, स्ट्रक्चर से भी परेशान नहीं होना, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर पे जाएंगे तो वहाँ पे हम लीनियर एज वेल एज साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरह से लिखा जाता है इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ इनके मोनोमर्स देखोगे और इनके रिएक्टिव ग्रुप्स देखोगे। आपके पास देयर इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और इसके साथ अगर मैं सेकंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्रॉ करती हूँ, ऑब्वियसली आपके पास जो पॉलीसेक्राइड्स हैं या जो पॉलीमर्स हैं उसमें मल्टीपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग एग्जांपल में सिर्फ दो को कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, थर्ड पोजीशन पे यूजुअली ये स्ट्रक्चर डिफर करता है। क्यों डिफर करता है इस चीज को भी हम देखेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल और दूसरी तरफ आप इसी स्ट्रक्चर को जो है वो दोबारा ड्रॉ करो, बिकॉज आपके पास यू नो कि स्टार्च के अंदर या ग्लाइकोजन के अंदर जो है ग्लूकोज ही एक मोनोसेक्राइड है जो कि मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिपीट हो रहा होता है। दीज आर द टाइप्स ऑफ होमोपोलीसेक्राइड जिसमें एक ही तरह का जो मोनोमर है वो बार बार क्या हो रहा होता है, रिपीट हो रहा होता है। अब आपने उन ग्रुप्स को ट्रेस करना है जिनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इस केस में आपके पास बिकॉज दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, सो यूजुअली इनके जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होते हैं। कौन कौन से हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं? आपके पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो फर्स्ट कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप है ये यूजुअली रिएक्ट करता है विद द ग्लूकोज विद द हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट एट द फोर्थ पोजीशन ऑफ सेकंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। लेकिन ये कोई पेट रूल नहीं है, ये स्टार्च के लिए मैं बता रही हूँ या ग्लाइकोजन के लिए बता रही हूँ। ऑब्वियसली देयर आर सम शुगर जहां पे आपके पास एक ग्लूकोज का फर्स्ट हाइड्रोक्साइल ग्रुप दूसरी शुगर के थर्ड ग्रुप के साथ भी रिएक्ट करता है, सेकंड के साथ भी रिएक्ट करता है और समटाइम्स ये पॉलीमराइजेशन 6 पोजीशन पे भी होती है। तो ये बेसिकली आपका जो पॉलीसेक्राइड है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है कि आपके कौन सा जो है वो पॉलीसेक्राइड बनेगा, उस केस में उस हिसाब से लिंकेजेस डेवलप होते हैं। अगर हम स्टार्च या ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो स्टार्च या ग्लाइकोजन के केस में आपके पास जो है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कार्बन नंबर 1 ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ द सेकंड ग्लूकोज इन दोनों के दरमियान होगी। और जैसे हम लोग पहले पढ़ते हैं कि अगर यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा तो पीछे आपका ये वाला जो कार्बन एटम है ये किस चीज के साथ बॉन्ड डेवलप करेगा? ऑक्सीजन के साथ, बिकॉज यहाँ से हाइड्रोक्साइल ग्रुप पूरे का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा और इस ग्रुप में से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। तो पीछे बचने वाला ग्रुप कौन सा है? ऑक्सीजन। एंड वन ऑक्सीजन हैज द एबिलिटी टू मेक 2 बॉन्ड्स। यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ विद हाइड्रोजन, सेकंड बॉन्ड का जो पोटेंशियल अभी यहाँ पे क्रिएट हुआ है ये बॉन्ड बनेगा विद दिस कार्बन। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, दिस बॉन्ड इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के केस में आपके फंक्शनल ग्रुप्स कौन से हैं? हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स। क्लियर हो गया। और यूजुअली हम लोग इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को इस तरह से भी लिखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, समटाइम्स हम कहते हैं अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा और बीटा किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज को अभी हम यहाँ पे नहीं क्लियर करेंगे, इसको हम कार्बोहाइड्रेट्स के चैप्टर में देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। लेकिन 1 और 4 यहाँ पे इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो एक ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के दरमियान का। इज इट क्लियर? ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हमारे पास जो फोर्थ स्लाइड है कार्बन मॉलिक्यूल्स की, इट इज न्यूक्लिक एसिड। हमने लिपिड्स की बात की, प्रोटीन्स की बात की, कार्बोहाइड्रेट्स की बात की और तीनों बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर जो रिएक्टिव ग्रुप्स हैं इनके मोनोमर्स के अंदर उनको ट्रेस किया और उनकी वजह से क्या लिंकेजेस बनेंगे इस चीज को हमने देख लिया। अब हम जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड के फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स का पता होना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। हम यही कहते हैं ना कि जो डीएनए या आरएनए है
इनमें जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है ये तब तक नहीं होगा जब तक आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स अवेलेबल नहीं होंगे। एंड देयर आर एक्चुअली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, पहले न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इनके अंदर कौन से ग्रुप्स जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे। A nucleotide is actually the combination of 3 different groups. अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखो तो आपके पास न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के अंदर एक 5 कार्बन शुगर प्रेजेंट होती है। Although this sugar is different in DNA and RNA, लेकिन हम उस डिबेट में अभी नहीं जा रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसके स्ट्रक्चर में जो बेसिक यूनिट है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, सो आपके पास एक 5 कार्बन शुगर प्रेजेंट है, उस 5 कार्बन शुगर की फर्स्ट पोजीशन के ऊपर देयर इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। वो एडेनिन भी हो सकती है, गुआनिन भी हो सकती है, साइटोसिन भी हो सकती है, थायमिन भी हो सकती है, यूरासिल भी हो सकती है। क्लियर हो गया? लेकिन इसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है? कार्बन नंबर 1 ऑफ राइबोज। ठीक है, आपकी जो 5th कार्बन शुगर है उसके फर्स्ट कार्बन के ऊपर नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होती है। वो कोई सी भी बेस हो सकती है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन या फिर यूरासिल। और दूसरी तरफ है आपके पास फॉस्फेट ग्रुप। आपकी ये जो शुगर है इसका जो 5th कार्बन एटम है, लाइक हम इसी तरह से भी स्ट्रक्चर लिखते हैं ना, जैसे मैंने अभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखा था। सो दिस इज द 5th कार्बन ऑफ दिस राइबोज, और इस 5th कार्बन के ऊपर आपके पास फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ? आपके पास 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं जो कि एक न्यूक्लियोटाइड को बनाएंगे। एक तरफ आपके पास राइबोज शुगर है, ठीक है, दूसरी तरफ आपके पास आ गया है राइबोज शुगर के बाद नाइट्रोजनस बेस, और तीसरी तरफ है आपके पास फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, लेकिन वी ऑल नो कि अगर पॉलीमराइजेशन होनी है तो उसमें मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स आपस में रिएक्ट करेंगे और उनके दरमियान फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। सो अब अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड और इसके साथ सेकंड न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उन ग्रुप्स को देखें जिनके दरमियान कंडेंसेशन होगी और जिनके दरमियान बॉन्ड बनना है, तो हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे सेकंड न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल थायमिन है, बिकॉज वी ऑल नो कि एडेनिन जो है वो अगर 2 डिफरेंट स्ट्रैंड हैं तो एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ रिएक्ट करती है। सो इस केस में आपकी ये 5th कार्बन है, और इस 5th कार्बन के केस में, सॉरी, इस 5th कार्बन के केस में आपके पास दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और अगर आप इस शुगर के बाकी वैलेंसीज को पूरा करें तो आपको पता है कि बिकॉज जैसे हमने ग्लूकोज के केस में यहाँ पे ड्रॉ किया था कि आपके पास जो ये शुगर्स हैं इनमें मल्टीपल पोजीशंस के ऊपर हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। सो आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व करोगे कि एट दिस पोजीशन देयर इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल। बेसिकली ये जो 5th कार्बन का हाइड्रोक्साइल ग्रुप है इट इज फर्दर लिंक्ड विद द फॉस्फेट ग्रुप, इसलिए ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा। समझ आ रहा है या नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप यहाँ पे अवेलेबल है और एक हाइड्रोक्साइल इस पोजीशन के ऊपर अवेलेबल है। सो ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है और ऊपर आपके पास सेकंड न्यूक्लियोटाइड अवेलेबल है। अब जब इनके दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होना है, इनके दरमियान जो है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनना है, तो एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप इट विल रिएक्ट विद द हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ द सेकंड न्यूक्लियोटाइड। यूजुअली ये जो फॉस्फेट ग्रुप में ऑक्सीजन है ना, इनको या तो इस तरह से लिखा जाता है OH या फिर इनके ऊपर नेगेटिव साइन लगाया जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे OH इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज हमारे पास ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है बिकॉज वाटर जो है वो डिसोसिएट होकर अपने प्रोटॉन्स ऑक्सीजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए डोनेट कर देते हैं। क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, सो अब आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप है जो कि कहाँ पे अटैच है? 5th कार्बन के ऊपर, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3rd पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है दिस इज द सेकंड रिएक्टिव ग्रुप। सो अगेन जब कंडेंसेशन रिएक्शन होगा तो आपके पास OH ग्रुप यहाँ से और प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और पीछे ये वाला जो कार्बन एटम है ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, सो इस बॉन्ड को हम ईस्टर बॉन्ड तो करेंगे बिकॉज अगेन आपके पास एक
एसिड है, यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है लेकिन फॉस्फोरिक एसिड है, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप तो है ना. दिस एसिड इज गोइंग टू टेक अ बॉन्ड विद अल्कोहल, सो अगेन इट इज एन ईस्टर बॉन्ड. लेकिन यहाँ पे जो एसिड है वो स्पेसिफिकली फॉस्फेट ग्रुप है ना, तो इसलिए हम इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं, बिकॉज दिस फॉस्फेट ग्रुप इज एक्चुअली लिंक्ड विद द टू अल्कोहल्स वाया टू ईस्टर बॉन्ड्स. एक ईस्टर बॉन्ड इसने यहाँ पे बनाया हुआ है इस न्यूक्लियोटाइड के साथ, और दूसरा ईस्टर बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया. सो ये सिंगल फॉस्फेट ग्रुप जो है ये टू ईस्टर बॉन्ड्स के थ्रू यहाँ पे एक ब्रिज बना रहा है, या इसने इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको क्या किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है. इज इट क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये आपके सोल्यूशन के अंदर pH, pKa एंड pKb वैल्यूज पे डिपेंड करता है. ये बहुत अच्छा पॉइंट है. ये हम लोग जो वाटर वाला चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तो उसमें हम लोग एक चीज पढ़ेंगे आयोनाइजेशन कांस्टेंट. ठीक है, आपके जो अमाइनो एसिड्स हैं अगर हम उनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हम लोग समटाइम्स उस स्ट्रक्चर को इस तरह से लिखते हैं कि वन कार्बन एटम इज लिंक्ड विद द अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, हाइड्रोजन एंड आर ग्रुप. लेकिन समटाइम्स हम इस स्ट्रक्चर को इस तरह से भी देखते हैं, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म एंड प्रोटोनेटेड फॉर्म. सो इट मीन्स के मीडियम के अंदर प्रोटॉन ग्रुप्स जो हैं वो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ दीज ग्रुप्स की वजह से यहाँ तो रिलीज होते हैं मीडियम में, या कोई पर्टिकुलर ग्रुप इसको पिक कर लेता है. ठीक है, तो ये आपकी सोल्यूशन की पीएच और आपका जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट है उसकी pKa वैल्यू या pKb वैल्यू पर डिपेंड करता है. pKa एंड pKb वैल्यूज आर एक्चुअली द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, कि एसिड ने किस कंडीशन में या कब अपना प्रोटॉन रिलीज करना है और बेस ने किन कंडीशंस या किन पर्टिकुलर सिनेरियो में प्रोटॉन को क्या करना है, पिक करना है. ठीक है, तो आई होप कि ये वाटर वाले चैप्टर में जब हम आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि प्रोटॉन कहाँ से रिलीज होगा और हाइड्रोक्साइल ग्रुप कहाँ से रिलीज होगा. ठीक है, ओके. अब हम ये चीज देखते हैं कि हमने बायोमोलिक्यूल्स तो देख लिए, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, और उन सब की मोनोमेरिक फॉर्म्स हमने देख ली, उनमें जो लिंकेजेस हैं उनको ऑब्जर्व कर लिया, और आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन वो किस पॉलीमेरिक फॉर्म के अंदर जाएंगे ये भी हमने देख लिया. अब इन सब बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमें कुछ सेंट्रल एलिमेंट्स ऑब्जर्व किए हैं, और यूजुअली हम कहते हैं द मेन एलिमेंट इज कार्बन, कि कार्बन की वजह से ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं इनका स्ट्रक्चर मेंटेन. सो वाई कार्बन, कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट क्यों नहीं हो सकता? एनी आइडिया? एक तो हम ये चीज छोटी क्लासेस से ही पढ़ते हैं कि कार्बन की वैलेंसी जो है उसे बहुत एज प्रोवाइड करती है कि वो कैटिनेशन की वजह से कि वो कैटिनेशन की वजह से मैम कि वो अपने साथ ही आगे लिंकेज बना के बॉन्ड्स बना सकता है. लॉन्ग चेन कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि आपका जो कार्बन एटम है इसके पास डाइवर्सिटी है. लाइक एक तो आपके पास बॉन्ड्स की डाइवर्सिटी है कि ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, और दूसरी डाइवर्सिटी इसके पास ये आती है कि ये अपने साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स भी बन सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बन सकते हैं, और बाकी पीरियोडिक टेबल में आपको जितने ग्रुप्स मिलते हैं जिनका अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सेटिस्फाइड नहीं है तो कार्बन उनके साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है. सो इसकी इस यूनिक फीचर की वजह से आपके जितने जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनमें जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस हैं उसमें आप कार्बन की इन्वॉल्वमेंट देख रहे हो. ठीक है, आपने अमाइनो एसिड्स में कहा कि देयर इज अ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड. ठीक है, आपने कार्बोहाइड्रेट के केस में कहा कि दिस इज अ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है, इसी तरह से आपने ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में जब ऑब्जर्व किया तो वहां पे जो ईस्टर बॉन्ड था वो भी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान था. सो यूजुअली कार्बन इज अ सेंट्रल एलिमेंट, और इसकी ये वैरायटी जो है, ऐसी डाइवर्सिटी जो है, ये इसी यूनिक टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स या फंक्शनल ग्रुप्स के साथ रिएक्ट करने की भी एबिलिटी देती है. लाइक अगर कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड के थ्रू लिंक है विद द ऑक्सीजन एंड देन इट इज अटैच्ड विद द हाइड्रोक्साइल ग्रुप, तो ये एक खास किस्म का फंक्शनल ग्रुप बना देता है. ठीक है, यानी कार्बन की ये जो प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, इसकी वजह से ये सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स का एक स्ट्रक्चरल या मेन एलिमेंट नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को भी सिंथेसाइज करता है. और ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये आगे जाके डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. इज इट क्लियर? सो
फिजिकल फाउंडेशन, इसको हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा भी आपने परेशान नहीं होना। आप लोग जब चैप्टर को देखोगे ना तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि चैप्टर में इसकी बहुत थोड़ी थोड़ी डिटेल है। मैं लेक्चर में ज़्यादा इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर कोई स्टूडेंट स्लाइड्स को देख के उसके बाद चैप्टर पढ़ता है तो कम से कम उसे समझ में आ जाए कि लेक्चर में इस पॉइंट के हवाले से क्या बात हुई। ठीक है, तो आप लोग एक दफ़ा बुक को पढ़ने से पहले लेक्चर को ज़रूर रिवाइज कीजिएगा और उसके बाद जो टॉपिक्स क्लास में डिस्कस हुए हैं सिर्फ उन्हीं को आपने वहाँ से स्टडी करना। इज इट क्लियर? गुड। सो नेक्स्ट फाउंडेशन इज फिजिकल फाउंडेशन, और अब हम ये देखते हैं कि फिजिकल फाउंडेशन किस तरह से जो है वो बायोकेमिस्ट्री के नॉलेज में हमें हेल्प करती है। यूजुअली हम ये चीज़ कहते हैं, हम लोगों ने जब लाइफ की डेफिनेशन की थी तो हमने ये चीज़ वहाँ पे भी अप्लाई की थी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एनर्जी चेंजेस हो रहे होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो एनर्जी को रिलीज भी करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर भी करते हैं और एनर्जी को यूटिलाइज भी करते हैं, यानी देयर इज अ कॉन्टिन्यूअस ट्रांसडक्शन ऑफ एनर्जी विद इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ही है ना, अगर हम सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं कि सोलर एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन सन, so there are a specific type of living organism जो कि उस एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, which are plants। ये क्या करेंगे, इस एनर्जी को कंज्यूम करेंगे और इस एनर्जी की प्रेजेंस में कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर। ठीक है, दिस इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी ना, कि आपके पास जो एक सिस्टम है उसने एनर्जी को कंज्यूम किया और उस एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया, सोलर एनर्जी या हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया इनटू द केमिकल एनर्जी ऑफ बॉन्ड्स। अब इसी ग्लूकोज को अगर कोई हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स इटसेल्फ कंज्यूम करते हैं तो प्लांट्स के पास भी मशीनरी अवेलेबल है इनसाइड देयर माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि ग्लूकोज के बॉन्ड्स में अवेलेबल एनर्जी को रिलीज करेंगे और उसे कन्वर्ट कर देंगे इनटू द एनर्जी ऑफ एटीपी। एंड फाइनली दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको मसल्स यूज करते हैं फॉर देयर मैकेनिकल वर्क। इट मींस कि लिविंग सिस्टम के अंदर कॉन्स्टेंटली एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। लिविंग सिस्टम्स के अंदर कॉन्स्टेंटली एनर्जी ट्रांसडक्शन या एनर्जी ट्रांसफर वाले जो रिएक्शंस हैं दे आर वर्किंग। सो कोई भी फिजिकल, केमिकल या बायोकेमिकल सिस्टम जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, यूजुअली हम ये चीज कहते हैं कि वो दो फिजिकल लॉज को ओबे करते हैं एंड दीज लॉज आर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये लॉज कौन से हैं और ये किस तरह से हमें हेल्प करते हैं इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने में? फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ जी, इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई आइडिया है आप लोगों को कि ये लॉ क्या है? एनर्जी का नॉट प्रोड्यूस्ड और नॉट or created, it changes from one form to another. वेरी गुड, यानी आपके पास ये दोनों लॉज अप्लाई होते हैं यूनिवर्स पे। द टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि यूनिवर्स इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। फर्स्ट वन इज सिस्टम एंड द सेकंड वन इज सराउंडिंग। ऐसे ही है ना, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो पर्टिकुलर सेल जिसको आप स्टडी कर रहे हो, इट विल कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ सिस्टम, और बाकी जितना भी मटेरियल है वो सराउंडिंग में आ जाएगा। ठीक है, सो आप अगर टोटल यूनिवर्स की बात कर रहे हो, इट मींस कि इसमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों चीजें आते हैं। अब अगर हम इस लॉ की डेफिनेशन की बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती या एनर्जी कभी भी जो है वो क्रिएट नहीं होती। एनर्जी जो है वो हमेशा अपनी वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज होती है, लेकिन ये कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। लाइक अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो जो प्लांट्स ने एनर्जी इनिशियली पिक की है फ्रॉम सन, उस एनर्जी को वो वेस्ट नहीं कर रहे बल्कि इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ग्लूकोज से एनर्जी जो है वो एटीपी में जा रही है, एटीपी से वो एनर्जी वेस्ट नहीं होती बल्कि हमारी बॉडी के अंदर यूज होने वाला जो मैकेनिकल वर्क है उसमें यूज होती है, और फाइनली वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है एंड दिस हीट विल बिकम द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अगेन। इसका मतलब है कि जो एनर्जी साइकिल है वो कांस्टेंट रहेगा।
एनर्जी की टोटल अमाउंट उस यूनिवर्स के अंदर ही प्रेजेंट है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, ठीक है। एट अ टाइम हो सकता है किसी सिस्टम के अंदर एनर्जी कंटेंट ज्यादा है, दूसरे सिस्टम के अंदर एनर्जी कंटेंट लो है। जैसे हम अगर अपनी बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज का इंटेक कम है, इट मींस कि हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर एनर्जी डेफिशिएंसी है, बट इट डजंट मीन कि यूनिवर्स के अंदर एनर्जी की डेफिशिएंसी हो गई। सो यूनिवर्स का जो एनर्जी कंटेंट है वो सेम रहेगा, लेकिन सिस्टम्स के अंदर एनर्जी चेंजेस आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। इज इट क्लियर? ये रूल तो ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि यस बायोलॉजिकल सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस रूल को अप्लाई करते हैं। दिस रूल इज एप्लीकेबल ऑन द लिविंग सिस्टम। बट अब सेकंड लॉ को देख लेते हैं, लॉ ऑफ एंट्रोपी। लॉ ऑफ एंट्रोपी, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये लॉ कभी भी समझ नहीं आता था, ठीक है। अगर आप में से भी किसी स्टूडेंट को अभी तक इस लॉ की समझ नहीं आई तो आज हम थोड़ा सा इसको देखते हैं इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बायोलॉजिकल सिस्टम के हिसाब से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यूनिवर्स के अंदर वो केमिकल रिएक्शंस या पाथवेज फेवरेबल होंगे। फेवरेबल मींस स्पॉन्टेनियस होंगे, जिनके अंदर यूनिवर्स या जिन रिएक्शंस की वजह से यूनिवर्स के अंदर डिसऑर्डर क्रिएट होगा या यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होगी। पहले इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन ऑल स्पॉन्टेनियस या फेवरेबल प्रोसेसेस, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विल इंक्रीज, ठीक है। एंड एंट्रोपी इज एक्चुअली इक्वल टू डिसऑर्डर। कुछ समझ आ रहा है? ये लॉ क्या कह रहे हैं कि आपके पास यूनिवर्स के अंदर सिर्फ वही प्रोसेसेस फेवरेबल प्रोसेसेस हैं, वही प्रोसेसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होगी। एंड एंट्रोपी एक्चुअली क्या है? डिसऑर्डर। इट मींस कि किसी ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शन फेवरेबल भी होगा और वो स्पॉन्टेनियस भी होगा। लेकिन अगर किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से ऑर्डर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन जो है वो फेवरेबल नहीं होगा और वो स्पॉन्टेनियस भी नहीं होगा। अब इसी सिस्टम को या इसी लॉ को हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। हम लोग ये कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जब हम लोग ग्रो कर रहे होते हैं तो हमारे सेल्स जो है वो ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। लाइक इनिशियली हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल्स कम थे, जैसे जैसे हम लोग ग्रो करते गए या डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर सेल्स का नंबर इंक्रीज होता गया, ठीक है। हर सेल ने अपना एक खास किस्म का ऑर्डर मेंटेन किया हुआ है। लाइक हर सेल के बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स प्रेजेंट है, ठीक है। लिपिड्स के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड या हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है। जबकि इसके ऑपोजिट अगर हम देखें डाइजेशन का प्रोसेस, कि हम अगर किसी कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के ऊपर जब एंजाइम्स एक्ट करते हैं तो वो मल्टीपल अमाइनो एसिड्स को रिलीज करते हैं। यस, दिस प्रोसेस कुड बी फेवरेबल बिकॉज इसकी वजह से डिसऑर्डर क्रिएट होगा ना। जो प्रोटीन्स ने अमाइनो एसिड्स को इंसेंबल किया हुआ था या उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पैक किया हुआ था, जैसे ही एंजाइम्स यहाँ पे वर्क करेंगे, अगर थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड थे तो वो सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे। So, इस प्रोसेस की वजह से यूनिवर्स का डिसऑर्डर क्या हो गया? इंक्रीज हुआ। इट मींस कि ये वाला प्रोसेस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे कर रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस प्रोसेस? अगर हम डेवलपमेंटल स्टेज की बात करें या अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी बॉडी में तो हर चीज ऑर्गेनाइज्ड है। हमारी बॉडी के तो सेल्स के अंदर जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स प्रेजेंट है, और पॉलीमर्स का बनना, लाइक अगर आप इसी प्रोसेस को रिवर्स करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड इनटू प्रोटीन, ये प्रोसेस यूनिवर्स का डिसऑर्डर जो है इसको कम कर रहा है। ये प्रोसेस डिसऑर्डर को कम कर रहा है। इट मींस कि ये फेवरेबल प्रोसेस नहीं है। सो डाइजेशन का प्रोसेस तो हमें समझ में आ रहा है कि ये फेवरेबल है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे कर रहा है। बट पॉलीमराइजेशन वाले जो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं। ये डिसऑर्डर क्रिएट नहीं कर रहे, बल्कि डिसऑर्डर को ऑर्डर फॉर्म में लेके आ रहे हैं। सो ये किस तरह से
डिफरेंट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करते हैं? एनी आइडिया? होना चाहिए, लेकिन अगर हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, देखिए कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। ये होना चाहिए, ये जरूरी है, लेकिन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि ये प्रोसेस फेवरेबल नहीं हो सकता। हम ये भी कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या बायोलॉजिकल सिस्टम्स हमेशा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे करेंगे, वो कभी भी थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को डिसओबे नहीं करेंगे। इट मींस कि ये लॉ भी अप्लाई होगा और ये रिएक्शन भी होगा, लेकिन कैसे? मिस क्योंकि जब ये क्या कहते हैं रिएक्शन हो रहा था तो बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे होते हैं, डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा होता है। ओके, इसके अलावा कोई और पॉइंट? बच्चों अगर आप थोड़ा सा सोचें तो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में कहा है कि आपने इन दोनों लॉज में यूनिवर्स की बात करनी है, ठीक है? इस टाइम पे अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ले रहे हैं एज अ सिस्टम, ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपने सराउंडिंग में डिसऑर्डर फैलाते हैं। लाइक अगर डेवलपमेंटल स्टेज की बात करें या अपने ग्रोथ फेज की बात करें, तो हमें अपने सेल्स को बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स हमने कहाँ से उठाने हैं? सराउंडिंग में जो क्रॉप्स हैं उनको हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है, डिसऑर्डर क्रिएट करेंगे, उन न्यूट्रिएंट्स को लेंगे और अपने ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। सो जितना ऑर्डर ये मेंटेन करते हैं वो ऑर्डर कम है, और सराउंडिंग में प्रोड्यूस होने वाला डिसऑर्डर क्या है? ज्यादा है। हमें रहने के लिए जगह चाहिए, हमें ग्रो करने के लिए जो है वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, हम क्रॉप्स को हार्वेस्ट करेंगे। इन सब चीजों को अपने माइंड में अगर हम रख के एज अ होल यूनिवर्स के ऊपर इस लॉ को अप्लाई करें, तो वी कम्स टू अ पॉइंट कि इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने अपने ऑर्डर को तो मेंटेन किया, लेकिन उस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सराउंडिंग में डिसऑर्डर को ज्यादा क्रिएट। सो ये आपके पास है वो इस पॉइंट की या इस कॉन्ट्राडिक्शन की जस्टिफिकेशन हो सकती है कि बाय दिस आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी ओबे करते हैं और वो अपने ऑर्डर को भी मेंटेन करते हैं। इट मींस कि इस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन्हें इनपुट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर? एनर्जी के बगैर वो इस ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर सकते। सो अब अगर हम एनर्जी ट्रांसडक्शन की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी चेंजेस दो तरह के हो सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी का चेंज है वो दो तरह का हो सकता है। आइदर केमिकल रिएक्शन में आपको एनर्जी की इनपुट देनी होगी या उस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी एज अ प्रोडक्ट रिलीज होगी। इस चीज को हम देख लेते हैं कि हमें कैसे पता चलता है किस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी और किस में हमने एनर्जी एज एन इनपुट प्रोवाइड करनी। ठीक है, सेलुलर फाउंडेशंस में आपने क्लासिफिकेशंस की बात की, सेल्स को स्टडी किया। केमिकल फाउंडेशंस में आपने केमिकल्स की बात की, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, फिर आपने बायोमोलिक्यूल्स और उनके मोनोमर्स को देखा। फिजिकल फाउंडेशंस में हम एनर्जी ट्रांसडक्शंस की बात कर रहे हैं और इसमें हम एक्चुअली जो टू लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं इनको लेते हुए बायोलॉजिकल सिस्टम्स को स्टडी कर रहे हैं। सो अब हम इस पॉइंट पे आए हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस को हम ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स टू डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। एक्सर्गोनिक रिएक्शन एंड एंडरगोनिक रिएक्शन। इससे पहले आप लोगों ने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पढ़ा होगा, लेकिन जब आप एनर्जी के हवाले से बात करते हो ना तो तब आप इन वैल्यू इन टर्म्स को लेते हो। एक्सर्गोनिक मींस वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही होती है, एंड एंडरगोनिक जिसमें आप एनर्जी को एज एन इनपुट प्रोवाइड करते हो। सो पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा रिएक्शन किन कंडीशंस के अंदर एक्सर्गोनिक हो सकता है और कौन सा रिएक्शन एंडरगोनिक होगा। किसी भी रिएक्शन की एनर्जी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम को यूज करते हैं। रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम वो डायग्राम है जिसमें आप एक तरफ प्रोडक्ट्स को रखते हो, एक तरफ रिएक्टेंट्स को रखते हो और उनकी एनर्जी वैल्यूज को कंपेयर करते हो। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स को लेते हो उनकी कंसंट्रेशन और इस तरफ आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लेते हो और आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन को स्टडी करते हो। फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल बहुत हाई है। दिस इज अ रिएक्टेंट ए और इसका एनर्जी वैल्यू बहुत हाई है। फॉर एग्जांपल इसमें 100 किलो जूल एनर्जी इस टाइम पे प्रेजेंट। इसने जो प्रोडक्ट बनानी है प्रोडक्ट बी, दिस प्रोडक्ट इज वेरी सिंपल, यानी इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए
इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, इसका एनर्जी लेवल बहुत कम है। प्रोडक्ट बी फॉर एग्जांपल इसको बनाने के लिए 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो रिएक्टेंट्स आर सेल्फ सफिशिएंट। रिएक्टेंट के पास इस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के बाद भी 80 किलो जूल पर मोल एनर्जी अवेलेबल हो। इट मींस इन्हें किसी फॉरेन इनपुट की जरूरत नहीं है, इन्हें किसी असिस्टेंस की जरूरत नहीं है। दे आर सेल्फ सफिशिएंट एंड दिस रिएक्शन विल बी फेवरेबल एंड स्पॉन्टेनियस। इस रिएक्शन को आप क्या कहोगे? फेवरेबल रिएक्शन एंड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यानी ये खुद को खुद हो जाएगा बिकॉज इसके लिए आपको किसी किस्म की एनर्जी इनपुट नहीं देगी। क्लियर है? इस पे आप डाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। इस स्टार्च में बेसिकली आपके पास मल्टीपल ग्लूकोज हैं। सो स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से आपके पास जो ग्लूकोज बनने हैं, जो प्रोडक्ट बननी है वो लेस सिंपल है। रिएक्टेंट कॉम्प्लिकेटेड है और प्रोडक्ट क्या है? सिंपल है। सो ये रिएक्शन फेवरेबल होगा। इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी एक्चुअली अवेलेबल है टू परफॉर्म वर्क डन, मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसको हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एनर्जी को कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। सो इस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 80 किलो जूल पर मोल। और नेगेटिव साइन इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि दिस इज अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है? सो अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन पे लिखा हुआ मिलता है और उसके साथ डेल्टा जी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, इससे आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि एक्चुअली दिस रिएक्शन, पहले आप कहोगे कि दिस रिएक्शन इज फेवरेबल एंड स्पॉन्टेनियस। व्हाई? बिकॉज इसकी जो डेल्टा जी वैल्यू है वो नेगेटिव है, जिससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल ज्यादा था, प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल लो था और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। क्लियर हुआ? सो ये आपके पास एक्सरगोनिक रिएक्शन। दूसरी तरफ अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं एंडरगोनिक रिएक्शंस के ऊपर, तो अब कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है? यहाँ पे आपके जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स का एनर्जी कंटेंट कम है और प्रोडक्ट्स जो है वो हाईली कॉम्प्लेक्स है। इनको बनाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब रिएक्टेंट्स तो तब तक प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे जब तक आप उन्हें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करोगे, व्हिच मींस कि ये रिएक्शन यहाँ पे फेवरेबल नहीं है बल्कि ये नॉन फेवरेबल रिएक्शन है एंड दे डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल एनर्जी। दे डिपेंड अपॉन द इनपुट ऑफ एनर्जी। जब तक आप एनर्जी प्रोवाइड नहीं करोगे ये केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे जो डेल्टा जी वैल्यू है वो आपको प्रोवाइड करनी है और इस केस में आपके पास उसके साथ कौन सा साइन होगा? प्लस का साइन होगा। ठीक है? सो ये वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये एंडरगोनिक रिएक्शन है, नॉन फेवरेबल है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इज इट क्लियर? जो फोटोसिंथेसिस है वो नेचुरली हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है, लेकिन वो इस हिसाब से भी अनफेवरेबल होगा क्योंकि उसमें सनलाइट एग्जिस्ट यूटिलाइज हो रही है। ठीक। देयर आर सम रिएक्शंस जो कि फेवरेबल हैं लेकिन फिर भी वो इतना एफिशिएंटली नहीं हो रहे हो। लाइक अगर डाइजेशन की बात करते हैं, आप एक खास किस्म के एंजाइम को अपनी डाइट में से रिमूव कर दो, वो केमिकल रिएक्शन बेशक उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान रिएक्शन कराने के लिए किसी किस्म की इनपुट नहीं रिक्वायर्ड, बट स्टिल दे डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ एंजाइम। पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं? नहीं। दिस इज अ पर्टिकुलर रिएक्शन जिसमें आपके रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल हाई है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए आपको कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये रिएक्शन फेवरेबल है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ कन्वर्जन ऑफ लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। डाइजेशन का एक प्रोसेस है। ठीक है? अब इस प्रोसेस के अंदर तो एनर्जी रिलीज होनी है लेकिन स्टिल ये प्रोसेस लैक्टेज की एब्सेंस में नहीं हो सकता। ठीक है? लैक्टेज इज एन एंजाइम जिसने इस केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करवाना है। ऐसा क्यों है? बेशक रिएक्टेंट्स के पास बहुत सारी एनर्जी है, वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट स्टिल देयर इज अ
बैरियर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाने देता। तो जब तक लैक्टेज नहीं होगा, लैक्टेज इस बैरियर को रिड्यूस नहीं करेगा, ये केमिकल रिएक्शन नहीं जाएगा। सो जैसे आप फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हो ना, these reactions depend upon the enzymes and machinery of living organisms। ठीक है, आपकी जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर होने वाले रिएक्शंस हैं, अगर आप इसमें पॉलीमराइजेशन की बात करते हो या सिंपलर मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन के बाद उसका आप कन्वर्ट होना इनटू द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, इसकी बात करते हो, तो डेफिनेटली उस केस में आपको इनपुट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। सो प्लांट्स के केस में वो इनपुट ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और इसी तरह से आपके जो फेवरेबल प्रोसेस है, इट डजंट मीन कि वो हमेशा जो है वो ऐसे ही होते रहेंगे। अगर मैं इस केस में बात करूं, इट मीन्स कि अगर मैं फेवरेबल प्रोसेस का रूल अप्लाई करूं, हम अपने सेल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो फिर तो प्रोटीन्स को हमेशा अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए, बिकॉज इट इज अ फेवरेबल प्रोसेस। प्रोटीन्स के पास ढेर सारी एनर्जी है, वो रिलीज होगी तो आपके पास अमीनो एसिड बचेंगे, एंड इट इज स्पॉन्टेनियस एंड फेवरेबल प्रोसेस। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एटीपी इज अ फेवरेबल प्रोसेस, बिकॉज ग्लूकोज में बहुत सी एनर्जी, और जब ये ब्रेक डाउन इसकी होगी तो आपके पास मल्टीपल एटीपीज प्रोड्यूस होंगे। बट अगेन दिस प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द एंजाइमेटिक रिक्वायरमेंट। जब तक आपके पास ग्लाइकोलाइसिस, टीसीएस साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रेजेंट एंजाइम्स वर्क नहीं करेंगे, ग्लूकोज ब्रेक होकर एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। सो आपके सेल का जो इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए इन एंजाइम्स को रखा गया है। अगर एंजाइम्स ना होते तो जैसे ही पॉलीमराइजेशन होती तो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो डीपॉलीमराइजेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट होगा।